एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है हिंदी पेडागोजी। जैसे कि पता है, जो भी पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे, जैसे कि पता है कि हिंदी का सिर्फ हम पेडागोजी अभी सी-टेट को देखते हुए लाए हैं, इसलिए कि जो हिंदी का सिलेबस होता है सी-टेट में 2 पैसेज 10 नंबर, तो वो पैसेज आप सेल्फ भी बनाकर ला सकते हैं 10 नंबर तक। फिर 5 व्याकरण रहता है, 15 खत्म और 15 सिर्फ पेडागोजी रहता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो पुराने हिंदी पेडागोजी का वीडियो नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहां देखिएगा सी-टेट प्रीवियस ईयर 2021-22 नाम से प्लेलिस्ट बनाए हैं। वहां पर आप पिछले सारे, चाहे वो सीडीपी हो, ईवीएस हो और हिंदी पेडागोजी हो, इन सभी का प्रीवियस ईयर 2021-22 का आपको मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है 3 जनवरी 2022 को सी-टेट में पूछे गए हिंदी पेडागोजी, जिसमें हम संपूर्ण डिटेल करेंगे, पूर्ण विश्लेषण करेंगे हिंदी पेडागोजी का। तो आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? देखिए, बहुभाषिकता किसको कहते हैं, पहले ये चीज़ जान लेते हैं हम लोग। बहुभाषिकता का मतलब है कि कोई भी बच्चा या व्यक्ति 2 भाषा, 2 या 2 से अधिक भाषा जानता है, तो उसको कहते हैं हम लोग बहुभाषिकता। बहुभाषिकता और द्विभाषिकता हम दोनों अर्थों में समान मान सकते हैं। बहुभाषिकता का मतलब ही है 2 या 2 से अधिक भाषाओं का जानकार होना, और द्विभाषिकता का मतलब है कि 2 भाषाओं का। तो कह रहा है कि शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था। तो पहले जो है, आजकल क्या है, आजकल जो द्विभाषिकता होता है, बच्चे किसी भी मातृभाषा को लेकर क्लास में आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो पहले क्या करते थे कि टीचर उसको क्या करते थे, मना करते थे, बाधा के रूप में हस्तक्षेप करते थे कि आप घर का भाषा यहाँ नहीं बोल सकते हो। लेकिन आज के दौर में क्या किया जाता है कि बहुभाषिकता को प्रमोट करता है, ताकि बच्चे अपने संज्ञानात्मक विकास को पूरी तरह से कर सके, समझ पाए। जो चीज़ें हमारे स्कूल के भाषा में या राष्ट्रीय भाषा, जो भी स्कूल का भाषा है या किताबी भाषा, उसको नहीं समझ पाता, तो अपने गांव घर के या मातृभाषा को उपयोग में लाकर वो उस चीज़ को सीख सकता है। तो शुरुआत में क्या करता था, एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में, नहीं हस्तक्षेप बाधा के रूप में। पहले लोगों को उतना अनुमान नहीं था, या फिर कहें कि शोध नहीं कर पाया था, तो जिस वजह से क्या मानता था, उसको हस्तक्षेप और बाधा के रूप में देखता था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? देखिए, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है कि जब एक भाषा से दूसरे भाषा में हम अनुवाद करते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांसलैंग्वेजिंग। ये ट्रांसलैंग्वेजिंग डिवाइस भी होता है। जैसे कि हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री लोग हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो जाते हैं, रूस जाते हैं, चीन जाते हैं, तो रूसी प्रधानमंत्री जो है या फिर चीनी प्रधानमंत्री अपना भाषण देता है, तो हमारे प्रधानमंत्री को रूसी तो थोड़े ना आता है, या हमारे प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं तो रूस वाले को हिंदी थोड़ी ना आती है। तो वो क्या करते हैं, ट्रांसलैंग्वेजिंग डिवाइस लगाते हैं, और जो कुछ भी बोलते हैं वो सुनते हैं, तो उनको अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ मिलता है। तो ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को पुनर्वलन करना, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना, विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना। द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली है, तो ये क्या होगा कि पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। ये चुनौती देता है कि हम कैसे दूसरी भाषाओं को अपनी भाषा में यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? रचनात्मकता का मतलब होता है कोई चीज़ का क्रिएटिविटी करना, नया चीज़ बनाना। अब हिंदी है तो हिंदी में क्या बनाएगा? हिंदी में क्या बनाएगा? वो कविता बना सकता है, नया मुहावरा बना सकता है, नया फेंकड़ा बना सकता है, या फिर कोई कहानी कल्पना करके लिख सकता है। वो क्या हो गया? उसके लिए रचनात्मकता हो गया। ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है।
कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को एक साथ लाना, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषण भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव है। संप्रेषण नहीं, क्या होगा, ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी यानी नया चीज़ और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना हो, नया भी हो और कुछ ज़्यादा करने की भी संभावना हो, तो उसको कहते हैं हम लोग रचनात्मक। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी हैं, उसने कहीं से अच्छा और हम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। यानी एक विद्यार्थी है, वो अच्छा और हम दो शब्द सुन लिया और उसका डिटेल करना है, किताब में भी नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या कीजिएगा, इसके साथ ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हूँ। बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए। शब्दकोश देखना चाहिए, शब्दकोश नहीं देखेंगे, व्याकरण की पुस्तकों में भी नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए कि ये जो बच्चा बोल रहा है ये प्रमाणिक है, तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। विद्यार्थी पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसके आकृति है, ये व्याकरण का क्या है, व्याकरण पाठ का चरण नहीं है। विद्यार्थी पठन सामग्री के लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं, ये भी शायद नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। अवधारणा नहीं है, इसको गौर से देखिएगा, यहाँ छुपा रहता है कि आपका आंसर क्या खोज रहा है सीटेट। मुद्रित समृद्ध परिवेश भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। मुद्रित समृद्ध परिवेश, ध्वनि विज्ञान, डिसलेक्सिया, ये जो है ना ध्वनिक यानी साउंड, जो साउंड होता है उसको, साउंड को जो है ये भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, नॉम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन है, व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। व्याकरण की दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। देखिए ये क्या होता है, क्या ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ना दो चीज़ें हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। ये आपका वाक्य के आधार पर, वाक्य बनाने के आधार पर आप सही हैं, व्याकरणिक रूप से सही है। व्याकरण कह रहा है कि जो जहाँ शब्द वर्ब नहीं, शब्द यानी कर्ता कर्म करण जहाँ लगना है लगा दिए, वो क्या हो गया, व्याकरणिक दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ के हिसाब से क्या है, गलत है। शांतिपूर्वक होते हैं होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, व्याकरण की दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। अगला प्रश्न है, परिणामतः, इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं। योजक उपकरण, संबद्धता, शब्द संपदा, व्याकरण के क्षेत्र। ये सब शब्द क्या है, योजक उपकरण है कि जोड़ते हैं। जैसे राम आम खाता है और छिलका बाहर फेंक देता था, और क्या हो गया, ये योजक उपकरण है। तो यानी दो शब्द, दो वाक्यों को जब जोड़ता है तो उसको कहा जाता है योजक उपकरण। कि ये सभी क्या है, योजक। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा, यानी ये आपका मिलान करना है। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। तो समूह एक के द्वारा समर्पित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा
नहीं है। कृपया समूह में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। कह रहा है क्या, अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। तो ये सब भाषा क्या है, देख रहे हैं, ये सब भाषा एकदम अटपटा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। अगला प्रश्न है, वाश बैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण कक्षा के शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है, शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता है, शिक्षार्थी के समूचे जीवन पर प्रभाव डालता है, भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। ये क्या करता है, वाशवैक कक्षा के शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है। स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है, पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार, लेखों का विशाल संग्रह, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह। यानी स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह कहलाता है क्या, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, स्टीफन क्रैसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी शैशवावस्था में है तब स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। प्रयास निवेश, अवबोधगम्य, अबोधगम्य निवेश, बोधगम्य निवेश, निवेश पर्याप्त नहीं। देखिए जो शैशवावस्था में बच्चे में क्या अबोध है, वो जानता ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अबोधगम्य निर्देश हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है। भाषा अर्जन, देखिए एक होता है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम का मतलब होता है सीख लेना, सीखना, और अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना। कोई भी व्यक्ति जब तक किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करेगा तो अधिगम नहीं हो सकता है। तो अब भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है, सचेत और सुविचारित हैं, स्वाभाविक और सुविचारित हैं, स्वाभाविक और अवचेतन में हैं। भाषा प्रक्रिया है, भाषा प्रक्रिया क्या है, ये स्वाभाविक और अवचेतन होता है। यानी भाषा सीखेगा ही मनुष्य, इसलिए ये स्वाभाविक और अवचेतन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है, नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है जिसमें से अंग्रेजी नहीं है। यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है, ये सही हो सकता है क्योंकि ये भारत संघ का सह कार्यालय यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिस वगैरह में काम जो है अंग्रेजी से ही होता है। यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा नहीं है। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक भाषा है, संविधान द्वारा भी प्राप्त नहीं। ये क्या है, यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है, यानी हिंदी में हो और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी हो, ये चीज़ है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है। बोधगम्य निवेश क्या है, शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। ये क्या होता है कि बोधगम्य निवेश क्या होता है कि जब भी बच्चे का बुक वगैरह बनाया जाता है या अगली कक्षा का बुक वगैरह बनाया जाता है ताकि बच्चे जहाँ तक जान रहे हैं उससे थोड़ा सा उसका स्तर ज़्यादा हो, तभी बच्चे ज़्यादा अधिगम कर पाएंगे या सीख पाएंगे। तो क्या होगा, बोधगम्य निवेश शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये था 3 जनवरी जो 2022 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आशा भी करते हैं कि आने वाले दिसंबर 2022 में जो CTET होगी उसमें से 2-4 प्रश्न इसी टॉपिक से आपके लिए रिपीट हो जाए। और यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी नहीं किया तो लाइक कर दिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।